जस्ट लाइक दी अदर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के लिए भी सेम ही पॉइंट्स हैं कि आपको जो भी सिलेबस है आपके टेस्ट का उसी के हिसाब से रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मेजरली अभी ध्यान देना है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिपीटेटिव रिवीजन मांगती है। आपको एक बार पढ़ के नहीं हो सकता कि आप उस चैप्टर को अच्छा कर लोगे, तो उससे बार बार पढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, उसके बाद आपको अपने आप वो चीज़ें याद रह जाने वाली है। तो फॉर एग्जांपल और जैसे कि मैम ने भी थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारे पास 3 आवर 20 मिनट्स अब एग्जाम को देने के लिए। इस टाइम को जुडिशली कैसे यूज करें। इसके लिए एक छोटा सा एक एपिसोड है। मेरा एक स्टूडेंट था जो अभी काफ़ी अच्छे कॉलेज में है। ही वॉज नॉट गुड एट द बिगिनिंग व्हेन ही स्टार्टेड प्रिपरेशन, तो उसके मार्क्स काफ़ी कम आते थे। बट व्हाट ही डिड सिमिलर जस्ट लाइक यू पीपल, ही जस्ट स्टडीड हार्ड एंड अटेम्प्टेड ऑल द टेस्ट। बट उसने एक बहुत प्यारा तरीका निकाला टाइम मैनेजमेंट को, टाइम मैनेज करने का। उसके अंदर 3 आवर का पेपर होता था। तो व्हाट ही डिड, he segmented his 3 hours to 4 part of 45 minutes। उसने क्या किया, सीधी सी बात है, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट, बायोलॉजी इनका स्ट्रॉन्ग सूट होता है, होना भी चाहिए। 360 मार्क्स बायोलॉजी के हैं, ठीक है। 45 मिनट्स बायोलॉजी में ध्यान दो, स्टार्ट करो बायोलॉजी से, कोशिश करो कि उन 45 मिनट में बायोलॉजी हो जाए। अब हमारे पास 3 आवर 20 मिनट, अब यहाँ 50 मिनट्स डालो, तो 50 मिनट बायोलॉजी खत्म करो। नेक्स्ट 50 मिनट गो टू केमिस्ट्री, वट एवर इज बेटर। आई वुड सजेस्ट केमिस्ट्री, क्योंकि थोड़ा ईजी होता है। तो केमिस्ट्री पे जाओ, 50 मिनट में केमिस्ट्री खत्म करो एंड नेक्स्ट 50 मिनट फिजिक्स। अब इन 3 50 मिनट सेगमेंट में आपके साथ क्या हो गया, आपने वो सारे क्वेश्चन देख चुके हो जो क्वेश्चन इजी हैं। इस पेपर में 75% क्वेश्चन इजी होंगे। ऐसा नहीं कि आप टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, इजी क्वेश्चन सॉल्व करो तो 4 नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। टफ करो, इजी करो, मार्क्स 4 ही मिलने हैं। तो भाई पहले इजी वाले खत्म करो ना यार, वो 75% क्वेश्चन को खत्म करो, जस्ट फिनिश दो 75%, वो नहीं जाने चाहिए हाथ से। अब आपके पास, आपने एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर चुके हो, उन क्वेश्चंस को बबल करो जो आपको लगता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूं लेकिन 1 मिनट से ज्यादा लगेगा। फिर उसके बाद आपने 150 मिनट्स खर्च कर चुके हो, आपके पास 50 मिनट अपने हाथ में बचे हैं। इन 50 मिनट में उन बबल क्वेश्चन के पास जाओ। तो दीज आर गोइंग टू बी योर एक्स्ट्रा मार्क्स, दीज आर गोइंग टू बी योर बोनस मार्क्स, and this is how you can use whole 3 hour 20 minutes over there. It's just a kind of strategy that you can apply, or you can just take a test for this strategy. Like sir, I completely agree with you, लेकिन what has happened now is कि every student has developed his or her own strategy now, क्योंकि इतने टेस्ट खुद से दिए हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी अपनी बनाई ही होगी। So 2 things, या तो अगर उनकी स्ट्रैटेजी में कहीं पे कुछ लूप होल है तो वो उसको फिक्स करें एंड बेटर देयर स्ट्रैटेजी, और एल्स जो भी अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है उसको प्रैक्टिस करें ताकि। बिल्कुल, मैम ने बिल्कुल सही कहा और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में आप अगर उसके एक्सपर्टीज हैं, आपको वो हाथ लग चुकी है, तो आपको उसी के थ्रू जाना चाहिए। बट यस, टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट रिक्वायर्ड। वो तो आपको आना ही चाहिए कि आप पहले केमिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं या पहले फिजिक्स को फॉलो कर रहे हैं या पहले जोलॉजी को फॉलो कर, जो भी है बायोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपका अपना एक कॉल है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए बच्चे को। इट इज लाइक वन साइज डज नॉट फिट एवरीवन। तो आई थिंक ये जो हमारा फाइनल टेस्ट सीरीज है, इट विल बी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अपनी स्ट्रेटजी को वो और मास्टर कर ले और स्मूथ कर ले और इफेक्टिव कर ले। When we say कि एरर हुआ किसी एग्जामिनेशन में, तो कैसे कैसे एरर हो सकते हैं, हमको कैसे कैसे सुधार सकते हैं ये स्टूडेंट्स, और वो सुधारने की जरूरत ज़्यादा क्यों है? आशुतोष सर, पहले तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप हर टेस्ट को प्रॉपर यानी कंप्लीटली ऑनेस्टी के साथ दें। ऐसा ना दें कि आज आप एक पर्टिकुलर एफटीएस में थोड़े से लूज हैं, इसको मैं तैयार नहीं कर पाया, इसको मैं निकाल दूंगा, नेक्स्ट में अच्छे पेपर करूंगा। फिर बात आती है एरर एनालिसिस की। बच्चे तरह तरह की मिस्टेक्स निकाल के बताते हैं। इफ इट इज सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल और एकेडमिक लेवल, देन गो फॉर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। आपके जो भी आकाश बाइजू के फैकल्टीज हैं, आप उनसे उसको रिवाइज करिए, उसको फिर से फोकस करिए। और अगर कहीं ये सिली एरर्स हैं, सिली मिस्टेक्स हैं या बबल भरने में कहीं से गलतियां हुई हैं, देन यू शुड नीड टू इंक्रीज योर फोकस, योर कंसंट्रेशन एट द एग्जाम हॉल। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरह से इनको लेना चाहिए। एंड सर नॉट जस्ट दैट, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एग्जाम में द स्टूडेंट विल नॉट परफॉर्म वेल, सो द थिंग इज नॉट टू गेट demotivated. Someone has said that motivation is like taking a bath, you need to take it every day, बिल्कुल right? बच्चा कई बार बोलता है कि हमने ठीक से नहीं पढ़ा क्वेश्चन, जैसे मैं मेंशन कर रहा था, बबलिंग ठीक से नहीं करी। तो यहाँ पे
What is the best way to ensure कि ऐसी गलतियां रिपीट ना हो? मैं आपको बताना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, सबसे पहली टिप, क्वेश्चन में जो मेन फोकस्ड जो क्वेरी है उसको आप अंडरलाइन करो, अपने माइंड में कहीं रिवाइज करो, अच्छा यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो मुझे इनकरेक्ट मेंशन करना है, Correct, correct. एंड देन ऑप्शन रीड करो। आपका सेल्फ कॉन्शियस जो है ना आपको ऑटोमेटिकली गाइड करेगा कि ये गलती नहीं करनी है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे बच्चों के साथ काम कर गई, वो इस चीज़ को बोलने लगे हमसे इसके बाद गलतियां नहीं हुई। नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, ऑप्शन पे हम चाहे तो क्रॉस मार्क लगा सकते हैं, 1 इज रॉन्ग, आप सेल्फ एनालाइज करो बिकॉज यहाँ पे ये नहीं हो सकता, 2nd इज रॉन्ग बिकॉज ये नहीं हो सकता, एंड देन 3rd ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली एक जजमेंट के साथ सामने आएगा कि यस दिस इज द राइट ऑप्शन। लास्ट टाइम मैंने देखा बच्चों को बॉटनी में 2 टर्म्स आते हैं, एपिटेपलस, एपिपेटलस, 2 अलग अलग फैमिली के हैं, एक टंग ट्विस्टर टाइप लगते हैं। बच्चे ने क्वेश्चन को सोचा भाई चलो मेरे को तो ये आता है, मैं इसको टिक करता हूँ, और एपिटेपलस था ना कि एपिपेटलस, तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ। उस समय इतना ज़्यादा रिग्रेट बच्चे को था कि मैंने ये क्वेश्चन ढंग से क्यों नहीं पढ़ा। तो टू मेक अ स्मार्ट चॉइस इन सेक्शन बी इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, और एफटीएस करके यही तो हमें करना है, प्रैक्टिस करके यही तो करना है कि सेक्शन बी में हम कैसे अपने 10 बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करें इन एवरी सब्जेक्ट। बिल्कुल। इसका कोई would you suggest probably the best way to choose those 10 questions out of those 15 questions? So first and foremost, I would suggest कि go through all the questions. Some students have this mental block also कि suppose अगर कोई question का length बड़ा लगता है तो उनको वो ऐसे assume कर लेते हैं कि शायद ये question difficult होगा, लेकिन most of the times ऐसे नहीं होता है। So first and foremost, go through all the questions. Then only by the time you read all the questions and you come back again to the first one, you will realize that okay, this I will be able to solve, this I will not be able to solve, and that is how. And as I have already mentioned before, every student has sort of developed his own strategy by now, you know. So as long as they stay in their comfort zone and polish what they are good at, I feel that every child should be able to do better there. मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब एक सेक्शन बी में जैसे पहला क्वेश्चन आया, बच्चे को उसको ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद उसको पता चल जाएगा कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या ये कहें कि इजीली सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर उसको ऐसी फीलिंग आ रही है देन ही शुड गो फॉर इट, ही और शी शुड गो फॉर इट, अदरवाइज गो फॉर द नेक्स्ट वन। बट इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि जब आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने ही है सेक्शन बी में, तो जब एरर एनालिसिस की बात आती है, क्या उन 5 क्वेश्चंस को भी अब आफ्टर द एग्जाम एनालाइज करें या जाने दें? बिल्कुल करना चाहिए एनालाइज। इसका रीजन सर? उसका रीजन ये है कि हो सकता है वो 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में आए नेक्स्ट क्या टाइम, बात। नीट एग्जाम में आगे आए वो क्वेश्चन, Correct. कुछ भी हो जाता है, एनालाइज हर क्वेश्चन को करना है, एनालाइज ना केवल रॉन्ग अटेम्प्टेड बट नॉट अटेम्प्टेड को भी करना है। बिल्कुल। और मैं तो सर इससे एक स्टेप आगे जाना चाहूँगा, अगर व्यक्तिगत विचार ले जाएं तो मैं कहूँगा कि आपको अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग अटेम्प्टेड को तो एनालाइज करना ही है, समटाइम्स आपने जो करेक्टली अटेम्प्टेड किए उनको भी एनालाइज करना चाहिए, समझ नहीं पाए थे बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैंने ए बी सी डी, मेरे पास 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शंस को मैंने मना कर दिया कि ये तो नहीं हो सकते। अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आइदर इट शुड बी 2 और इट इज 3, और मैंने बाई फ्लिक 3 को टिक कर दिया बाई सम गट फीलिंग, एंड कोइंसिडेंटली ये करेक्ट है, सही हो गया, सही हो गया एग्जैक्टली। बट हो सकता है कि वो अगले जब नीट में आए तो वो ऑप्शंस इतने इजी ना हो कि आप उनको उनमें से सेग्रीगेट कर पाए इतनी आसानी से। सेग्रीगेट कर पाए आसानी से। तो हो सकता है कि क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया शायद उससे अच्छा मेथड हो उसको सॉल्व करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो यू शुड फील साउंड इन योर कॉन्सेप्ट। अगर आपको जरा भी लगता है कि मैंने सही तो कर दिया था बट मैं इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो यू शुड गो फॉर द एरर एनालिसिस, और अगर जरूरत है तो फिर से मैं कहूंगा कि अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास आपको जाना चाहिए। Thank you everyone for this so much wonderful tips for the NEET aspirants for the NEET examination. Now, once again from the fraternity of Akash plus Byju's, we wish you all the very best for the NEET 2022 examination. All the All the best.